हेलो स्टूडेंट्स। अब जो है ये लेक्चर इस लेक्चर से पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्रिसेस ये दोनों चैप्टर कंप्लीट किए हैं एज पर द रिवाइज सीईटी पैटर्न जो इस साल के लिए रिड्यूस किया गया है। अब नेक्स्ट जो है ये चैप्टर हम लेने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें भी देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में जैसे हमने 12th बोर्ड के लिए पढ़ाया था आपको कि 3 सेशंस में ये चैप्टर है। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स और तीसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें से मेन जो पहले 2 पार्ट्स है उन 2 पार्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था एक दैट इज जनरल सॉल्यूशन जो कि सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है, इसलिए एग्जाम्पल बचता है सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। जनरल सॉल्यूशन ओमिट किया गया है इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एग्जांपल आएगा। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में से साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, ये रूल्स वहां पर हमें पढ़ाए गए थे, ये रूल्स सिलेबस में रखे गए हैं, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है जैसे हाफ एंगल वगैरह वो सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है, तो उसके बेस्ड एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे नहीं रहेंगे। और थर्ड जो है दैट इज इनवर्स, तो इनवर्स में कुछ कट छट नहीं की गई है। मतलब क्या है, इससे आप ये समझ पाए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स पार्ट जो है उस पर ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पे रहते हैं, तो अगर 4 क्वेश्चंस आएंगे तो 4 में से 2 क्वेश्चंस मिनिमम जो है वो इनवर्स पे रहेंगे। एक क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन पे और दूसरा क्वेश्चन सेकंड सेक्शन, मतलब जो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, जो साइन रूल कोसाइन रूल, उस पर एक क्वेश्चन रहेगा और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नहीं तो कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट उस पे एक आध क्वेश्चन रह सकता है। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर पे पूछे जा सकते हैं सीईटी के लिए। इट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि ये जो हम बता रहे हैं ये एक क्या कहते हैं, हम उसका एक अंदाजे से बता रहे हैं। ठीक है, ये कुछ फिक्स नहीं है कि इसमें 5 ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर पे या 6 ही आएंगे। ठीक है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें एक चीज याद रखनी है कि इसमें से जो पार्ट एलिमिनेट किया गया है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और जो पार्ट हमें अभी चाहिए दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर ट्रायंगल का सॉल्यूशन, मतलब उसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, और साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल के एग्जांपल्स आएंगे, मतलब उसका एप्लीकेशन भी वहां पर हमें थोड़ा बहुत लग सकता है, उसके सिर्फ फॉर्मूले ओवरलुक कर लो। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन जो मेन पार्ट है इसमें का इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन के लिए कुछ शॉर्टकट्स है। वो शॉर्टकट्स आपको ऐप में, अपना जो ऐप है उस ऐप पर आपको वो इनवर्स फंक्शन के शॉर्टकट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो वो शॉर्टकट्स आपको याद रखना है। अब उन शॉर्टकट्स में क्या है, जैसे एग्जांपल सपोज आपको आ गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, उसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। तो ऐसे लगभग 20 से 25 शॉर्टकट्स है, वो शॉर्टकट्स आपको ऐप में दिए जाएंगे, वो अच्छे से ओवरलुक करो। आज का ये जो सेशन है, आज के सेशन में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स अभी स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के और बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि भले आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन या ट्रायंगल्स के सॉल्यूशन जो है, मतलब साइन रूल कोसाइन रूल जो है उसको थोड़ा सा साइड में रखो, लेकिन इनवर्स को बिल्कुल हल्के हाथों मत लो, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करने वाला है हमारे इस साल के एग्जामिनेशन में। ठीक है, जैसे लॉजिक में मैंने बताया कि लॉजिक का जो है, लॉजिक का ट्रिग्नोमेट्री लॉजिक में जो सर्किट है वो सर्किट मेन पार्ट था, वही कट हो गया, तो आपको इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रापोजिटिव करना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि साइन रूल कोसाइन रूल उसके जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन मेनली सिलेबस में से निकाले गए हैं, इसलिए हमें करना क्या है, इसलिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे फोकस करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल सॉल्व करवाने वाले फर्स्ट सेक्शन के, जैसे 3 सेक्शन बताया उसमें से फर्स्ट सेक्शन के दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ cos x इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, cos x इज इक्वल टू 1/2 है। अब 1/2 हमें पता है, 1/2 cos x इज इक्वल टू 1/2, तो cos फंक्शन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो वो हमें यहाँ पर चेक करना है। तो कब होती है cos 1/2 की वैल्यू 1, सबसे पहले तो π/3 में। ठीक है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या है, या इसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका एक रेंज फिक्स होता है। ठीक है, उसकी एक रेंज फिक्स होती है, उस रेंज के अंदर अगर हमारा सॉल्यूशन आता है तो हम उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। और वो रेंज क्या है, अगर कोई थीटा है तो थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2π।
अब कॉस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होती है? ये होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर आएगा हमारे ये कॉस एक्स ही रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब रहता है कॉस 2 माइनस एक्स मतलब 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, कॉस 1/2 वैल्यू किस एंगल के लिए रहती है? तो कॉस 1/2 वैल्यू रहती है π/3 के लिए, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई π/3। आप यहाँ पर फिर क्या करोगे, एक्स की वैल्यू पे मतलब एक्स या थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो इस एक्स की जगह पे आप π/3 पुट करोगे। सो 3 to the 6 minus 1 मतलब 5 π/3। So 5 π/3 and π/3 these are the solutions। तो π/3 and 5 π/3 मतलब देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? इट इज ऑप्शन ए। ठीक है, π/3 and 5 π/3 ऑप्शन ए इसका आंसर मिल गया। फिर सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। थोड़े सिंपल लेवल के एग्जांपल्स पहले देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। sin x इज इक्वल टू √3/2, sin x पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर इसका तो sin x ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो आपको क्या मिलता है पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस एक्स। क्योंकि ये कहां से आएगी? ये 11th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री में से जो हमारा अलाइड एंगल फॉर्मूले है उसमें से आता है। सो साइन फंक्शन वैल्यू √3/2 फॉर विच एंगल? इट इज फॉर एंगल अगेन π/3। तो यहाँ पर ये आता है sin π/3, sin π/3 इज इक्वल टू √3/2 एंड ऑल्सो sin पाई माइनस π/3 इज ऑल्सो इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पर देखिए ये एक तो उसका सोल्यूशन मिल गया हमें π/3 और दूसरा सोल्यूशन 3 - 1 दैट इज 2π/3। तो π/3 एंड 2π/3 मतलब आंसर क्या मिला हमें? π/3 एंड 2π/3 ऑप्शन मिला सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन के सॉल्व करने हैं, और इसको याद रखना है कि वो जो पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो ऐसे एग्जांपल्स अगले इसमें हमारे पास आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज सेक x इज इक्वल टू 2/√3। सेक x इज इक्वल टू 2/√3 ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सेक फंक्शन है, सेक फंक्शन का अगर सपोज नहीं आता है तो क्या करना है? उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगर सेक याद में नहीं आता है, देखिए साइन कॉस टैन ये तीनों मेन फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, ये तीनों मेन क्यों बोल रहा हूँ? वैसे तो 6 के 6 मेन है, लेकिन कॉट सेक और कोसेक अगर याद नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अगर सेक आपको याद नहीं है तो आप कॉस ले सकते हो। तो ये क्या बन गया? कॉस एक्स इज इक्वल टू √3/2 एंड वी नो दैट कॉस फंक्शन, अब ये सेक और कॉस दोनों एक ही किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो वो क्वाड्रेंट कौन सा होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अगेन वही फॉर्मूला आएगा हमारे पास cos थीटा एंड cos 2π माइनस थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए cos ऑफ ये आ गया x इज इक्वल टू cos ऑफ 2π माइनस एक्स। तो यहाँ पर cos x एंड cos 2π माइनस एक्स, x इज इक्वल टू मतलब cos x इज इक्वल टू √3/2 है। √3/2 वैल्यू कब होती है? इट इज फॉर एंगल π/6। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें cos ऑफ π/6 इज इक्वल टू cos ऑफ 2π माइनस π/6। तो एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको π/6, दूसरा 6 2 12 - 1 दैट इज 11 π/6। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक फंक्शन। अगर सेक की जगह पे सपोज कोसेक रहता था तो आप कोसेक को क्या करते थे? आप उसको साइन में कन्वर्ट करते थे। कॉट रहता था तो उसको टैन में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो ऐसे आपको कि जितने क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो उतना क्विकली आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है कोसेक। कोसेक इज इक्वल टू 2 है, कोसेक x इज इक्वल टू 2। अब कोसेक x इज इक्वल टू 2 है मतलब क्या करेंगे हम उसका रेसिप्रोकल यूज करेंगे, साइन x रेसिप्रोकेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं। क्या मिल गया हमें? sin x इज इक्वल टू 1/2। नाउ sin x इज इक्वल टू 1/2, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये मिलेगा हमें sin x इज इक्वल टू sin पाई माइनस एक्स। नाउ sin x इज इक्वल टू 1/2 फॉर विच एंगल? इट इज फॉर π/6 एंगल। सो sin π/6 is equal to sin pi minus π/6, so it will be the solution π/6, 6 minus 1 that is 5 π/6। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अब इसका देखिए π/6 और 11 π/6 मतलब ये ऑप्शन हो गया इसका π/6 एंड 11 π/6 मतलब ये बी ऑप्शन, और कोसेक x इज इक्वल टू 2 मतलब ये π/6 एंड 5 π/6 मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमें माइनस भी आ सकता है इसकी जगह पे,
ठीक है, तो माइनस आया तो क्या करना है हमें, माइनस आने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर फंक्शन यूज किया गया है वो पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पर निगेटिव है। ठीक है, और अगर वो फंक्शन निगेटिव है तो उसके रिस्पेक्टिव क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेंट चेक करते हुए हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, अलाइड एंगल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं cot x इज इक्वल टू √3। अब जैसे कि पहले मैंने बताया कि आपको tan अगर cot अगर पता नहीं है, cot sec cosec, तो उसका रेसिप्रोकल ले लो। ये cot है, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan। सो tan x इज इक्वल टू 1/√3। tan 1/√3 वैल्यू किस एंगल के लिए होती है, तो ये एंगल होता है, हमें पता है π/6 होता है। ठीक है, तो π/6 मतलब tan पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक तो, और दूसरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, सो tan π+x, और वी नो दैट 1/3 मतलब π/6 होता है, तो इट इज इक्वल टू tan π+π/6। तो एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको π/6, दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा 7π/6। ठीक है, देखिए यहाँ पर π/6, 7π/6, तो π/6, 7π/6 मतलब इसका सॉल्यूशन है हमारा बी ऑप्शन। देखिए इस तरह से हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल सकते हैं। अब इस केस में निगेटिव एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उस निगेटिव से क्या होगा, हमें थोड़ी सी अलग किस्म की जो एग्जांपल्स है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है sin x इज इक्वल टू -1/2। साइन फंक्शन है, उसकी वैल्यू निगेटिव है, एंड वी नो दैट इफ साइन फंक्शन इज निगेटिव देन विच क्वाड्रेंट्स आर देयर, दोस क्वाड्रेंट्स आर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पहले तो फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें यहाँ पर π+x, और दूसरा मिलेगा 2π-x। अब इसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसके हिसाब से हमें चेक करना है कि एंगल क्या हो सकता है। अब ये -1/2 है, तो फिलहाल इसका सिर्फ 1/2 चेक करो। 1/2 मतलब ये एंगल किस एंगल के लिए 1/2 वैल्यू देता है, तो ये हमें पता है कि थीटा जो है वो π/6 अगर हो तो उसकी वैल्यू ये 1/2 देता है। तो यहाँ पर साइन ऑफ -1/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 दैट इज इक्वल टू -sin π/6। मतलब यहाँ पर जो हमें x लिखना है वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। दैट्स वाई ये मिलेगा हमें sin π+π/6 इज इक्वल टू sin 2π-π/6। सो ये बन गया हमारा 7π/6, और ये मिला हमें 11π/6। सो 7π/6, 11π/6 इज द ऑप्शन बी। ठीक है, निगेटिव क्या फंक्शन किस तरह से दिया गया है, क्या फंक्शन गिवन पॉजिटिव है या गिवन फंक्शन निगेटिव है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर इसका आंसर निकालना पड़ता है। अगर फंक्शन पॉजिटिव होता है तो उसका किस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है ये चेक करना है, अगर निगेटिव होता है तो किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है वो चेक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू -1/2। अभी साइन हो गया, अभी cos है, cos फंक्शन माइनस वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 वैल्यू किस एंगल के लिए देता है, तो वो होता है एंगल π/3। तो cos फंक्शन निगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब होता है cos π-x, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है मतलब cos π+x। इन क्वाड्रेंट्स में ये पॉजिटिव निगेटिव हमारा चलता रहता है। तो cos π-x, x मतलब क्या होता है, ठीक है, cos π/3 माइनस cos π/3, यहाँ पर x की वैल्यू π/3 हो गई, तो ये π-π/3, और यहाँ पर ये π+π/3। सो π-π/3 मतलब ये हो गया 2π/3, और π+π/3 मतलब हो गया 4π/3। तो सॉल्यूशंस क्या है, 2π/3, 4π/3। सो 2π/3, 4π/3 मतलब इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो एग्जांपल है हमारा tan x इज इक्वल टू -√2। अब tan x इज इक्वल टू -√2 है, tan x इज इक्वल टू -√2 मतलब क्या होता है हमें पता है, माइनस है, tan फंक्शन माइनस होता है दो क्वाड्रेंट्स में, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। तो उसमें -√2 है, -√2 मतलब ये क्या हो जाएगा, -√3 वैल्यू है, नॉट -√2, -√3 वैल्यू है। -√3 वैल्यू कब आती है हमें tan फंक्शन के लिए, फॉर tan π/3। और tan फंक्शन निगेटिव कब कब होता है, π-x एंड tan 2π-x। तो π-π/3, π-π/3 इज इक्वल टू फिर ये tan 2π-π/3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर अवॉइडिंग द टाइम पास, हमारा जो टाइम पास होने वाला है वो अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर tan नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 2π/3 और यहाँ पर 6 - 1 मतलब 5π/3।
ठीक है, तो सोल्यूशन क्या मिला हमें 2π/3 एंड 5π/3। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वो 2π/3 5π/3 दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन मिला हमें इसका। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ √3 कोसेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप का जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने स्टेट बोर्ड का जब पढ़ाया था तभी हमने सॉल्व करा लिया था, लेकिन फिर भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए ये जो +2 है इसको ट्रांसफर करो दूसरी साइड, ये हो गया -2। ये √3 जो है वो ये कोसेक के मल्टीप्लीकेशन में है, इसको उठा के ले जाओ, वो दूसरी साइड में चला जाएगा डिवीजन में, और बचेगा क्या, सिर्फ कोसेक x इज इक्वल टू -2/√3। अब कोसेक है, मैंने कहा है कोसेक का याद नहीं है तो क्या करना है आपने, साइन का यहाँ पर निकालना है, तो ये बन जाएगा -√3/2। साइन x इज इक्वल टू -√3/2 है। इफ साइन x इज इक्वल टू -√3/2 मतलब साइन फंक्शन निगेटिव है, और √3/2 वैल्यू किसकी होती है, √3/2 वैल्यू होती है साइन π/3 की। सो साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन π/3, और साइन फंक्शन जो ये निगेटिव होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब π प्लस x, और x की वैल्यू यहाँ पर π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दैट इज 2π माइनस x, और x की वैल्यू यहाँ पर π/3। सोल्यूशन करो 3 + 1 मतलब ये 4π/3, और यहाँ पर 2π मतलब 6 - 1 इज 5π/3। तो जैसे यहाँ पर 4π/3 एंड 5π/3 ये इसका सोल्यूशन मिल गया हमें। सो देखिए 4π/3 एंड 5π/3 मतलब ए ऑप्शन हमें मिला यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज sec x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो sec x इज इक्वल टू √2 है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, sec x इज इक्वल टू -√2। sec का याद नहीं है तो डायरेक्ट क्या करना है, इसका इनवर्स लेना है, इनवर्स ऑन बोथ साइड। सो cos x इज इक्वल टू -1/√2, और 1/√2 वैल्यू हमें पता है कि cos फंक्शन किस एंगल के लिए देता है, दैट इज π/4, और cos फंक्शन जो है वो निगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। सो π माइनस x, तो x की डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूं मैं π/4, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है π प्लस x मतलब π प्लस π/4। सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ पर ये हो जाता है 3π/4, और यहाँ पर एडिशन करना है तो ये बन जाता है 5π/4। सो 3π/4 एंड 5π/4 ये दो हमारे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिल गए। 3π/4 एंड 5π/4 मतलब इसका ऑप्शन आया हमारा बी आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसमें भी वैसा ही गिवन है कि √3 sec x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे इसके पहले वाला हमने कोसेक x का किया था वैसे ही सेम इसको भी करना है। -2 ये √3 इसके मल्टीप्लीकेशन में है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फिर ये sec x इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी, तो sec x इज इक्वल टू -2/√3 है, तो cos x इज इक्वल टू -√3/2 बनेगा। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos ऑफ √3/2 मतलब वैल्यू मिलती है हमें वो π/6 के लिए। अब π/6 है, अब इस केस में cos फंक्शन निगेटिव मतलब फिर से यही हमारे फॉर्मूले रहेंगे, पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस π/6 एंड पाई प्लस π/6। पाई माइनस π/6 करोगे तो ये हो जाएगा 5π/6, और पाई प्लस मतलब ये हो जाएगा 7π/6। तो 5π/6, 7π/6 ये जो आंसर है वो होगा हमारा बी ऑप्शन। देखिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, ये जो है ये अब तक किए थे ये एकदम इजीएस्ट मतलब लेवल 1 भी नहीं है इनकी डिफिकल्टी लेवल, इस तरह के एग्जांपल्स हमने भी सॉल्व किए हैं। अब जो अगले एग्जांपल्स है उनमें थोड़ा सा जो है वो हम इसका टफनेस जो है वो बढ़ाएंगे, इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ाने वाले हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि tan x प्लस sec x, tan x प्लस sec x इज इक्वल टू है वैल्यू 2, cos x वैल्यू क्या है, tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x, और इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए इन द रेंज 0 to 2π। अब ये जो है ये क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2π है। क्लोज इंटरवल मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में रेंज थी लेस देन 2π। अब यहाँ पर क्या है, ये जो x या जो एंगल सपोज x या थीटा जो कुछ भी यूज किया जाएगा यहाँ पर, उसकी रेंज क्या होगी 0 to 2π, मतलब 0 भी हो सकती है और 2π भी हो सकती है। इस केस में हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करेंगे, tan x को लिखेंगे हम sin x अपॉन cos x प्लस sec को 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू ये 2 cos x। अंडरस्टूड। अब जबकि यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको मतलब इसके बेसिक्स में हमने इसको डिवाइड किया मतलब कन्वर्ट किया,
तो मल्टीप्लाइड बाय cos x करेंगे तो ये हो जाएगा sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। आपको ऐसा भी हो सकता है कि LHS में जो है वो 1 प्लस साइन एक्स आया है, तो RHS में जो टर्म है cos स्क्वायर उसको आप cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये टर्म है 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ये फिर 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म हो गई। ठीक है, आप चाहो तो फिर क्या कर सकते हो, इसको ये इसे मल्टीप्लाई करते ही इसको LHS में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब ये बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये -2 हो जाता है, -2 को LHS में लाए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये प्लस यहाँ का साइन एक्स एज इट इज, फिर ये जो 2 है प्लस 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 1 ऑलरेडी यहाँ पर है तो 1 माइनस 2 मतलब -1 इज इक्वल टू एक्स। अब जाके यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, इसका सोल्यूशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस तरह का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हमें चाहिए। तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, देखिए इसमें से सबसे पहले फर्स्ट जो स्क्वायर टर्म है यहाँ पर ये जो है, तो इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट अगर देखो ये सॉल्व करने में थोड़ा हार्ड जा रहा है ना, तो आप क्या करो साइन एक्स या जो भी फंक्शन सेम फंक्शन है उसको एक्स कंसिडर करो, फिर ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है आप सॉल्व करना ट्राई करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप के सॉल्व करने हमें एकदम इजी जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें, द सॉल्यूशन विल बी x प्लस 1, इसके जो फैक्टर्स आते हैं वो होते हैं x प्लस 1 और दूसरा आएगा फिर 2x माइनस 1। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये -2 है तो -2 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन 1 आना चाहिए। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे हमें यहाँ पर फैक्टर्स मिल गए, तो यहाँ पर अगर x को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा sin x प्लस 1 इंटू 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो sin x प्लस 1 मतलब साइन फंक्शन x इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर sin x इज इक्वल टू 1/2। साइन फंक्शन निगेटिव होता है, साइन फंक्शन निगेटिव फॉर विच एंगल्स, तो ये एंगल्स होते हैं, एक तो सबसे पहले साइन फंक्शन निगेटिव फॉर एक तो वो क्वाड्रेंट्स होते हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन -1 जो वैल्यू है या साइन फंक्शन की पॉजिटिव 1 वैल्यू कब आती है, π/2 के लिए, तो साइन -π/2। अब -π/2 कब रहता है, तो उसको हम करेंगे क्वाड्रेंटल सिस्टम में चेक करते हैं, तो ये 3π/2 पे जो है साइन फंक्शन निगेटिव रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है, एक वैल्यू आएगी 3π/2 और ये यहाँ पर sin x इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 मतलब पॉजिटिव वैल्यू दो एंगल्स मतलब दो क्वाड्रेंट्स में आती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होता है π/6 और सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं उसको फिर π-π/6 करते हैं, तो π-π/6 मतलब ये हो गया 5π/6। तो इसके ये तीन सॉल्यूशंस आएंगे, 3π/2, π/6 एंड 5π/6। अगर समझो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा जाता था कि फाइंड द नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल है, तो ये नंबर भी हमें लिखना पड़ सकता है कभी कभी कि 3 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, ये भी हमें लिखना पड़ता है। तो इसमें देखिए इसमें क्या आंसर आया हमारा 3π/2, π/6 एंड 5π/6। सो इसके जो आंसर है, तो यहाँ पर भी हमें नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ही सिलेक्ट करने थे। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर 3 है, तो इसका आंसर आया बी ऑप्शन। अगर इसके कौन से 3 सॉल्यूशन से ये पूछा जाता तो ये फिर उसके आंसर बनते थे। ठीक है, तो ऐसा ही एक एग्जांपल है हमारे पास, अभी नेक्स्ट एग्जांपल उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। या इस टाइप का कोई भी एग्जांपल कैसे दिया जा सकता है, ऐसा कोई भी रिलेशन होगा और ये जो रेंज है 0 to 2π, इस रेंज में फिर 0 to 3π किया जाएगा, 0 to 4π किया जाएगा, 0 to 3π, 4π, 5π, ऐसा उसकी रेंज वेरी की जा सकती है और उसके हिसाब से ये नया एग्जांपल क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है, कैसे चेक करेंगे हम इसको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके। Now look at the next question. That question is नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही निकालने, और इक्वेशन जो दिया गया है वो है 2 sin square x प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के इसके जो ऑप्शंस है वो है 2, 4, 6 एंड 1। इसे सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे और इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इसके
2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये भी आपको एकदम इजीली आंसर दे देता है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये इतना सिंपल हम नहीं जाएंगे कि इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये भी बताते रहे तो फिर हो गया, फिर इतना टाइम नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स आपको बताएंगे। तो देखिए ये -6 है और यहाँ पर 5 है, फैक्टर्स 6 के जिसका मल्टीप्लीकेशन -6 आए, और यहाँ पर देखिए ये -6 है और इसके फैक्टर्स अगर हमें चाहिए तो एक तो 3 और 2। यहाँ देखिए ये क्या है, ये +5 है, ये +5 है, मतलब इसके जो फैक्टर आने वाले हैं वो फैक्टर में क्या करेंगे हम, उस फैक्टर में से जो होगा उसमें से हमें ये देखिए एक 3 बनेगा, एक 2 बनेगा, और माइनस चाहिए तो या तो -3 को माइनस करो या तो 2 को माइनस करो, क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन +5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 माइनस ऑफ -2 मतलब +5 होता है। तो इस तरह से इसके जो फैक्टर्स मिलेंगे हमें, वो फैक्टर्स होंगे, देखिए x प्लस 3 एक, और दूसरा बनेगा, फिर आप उसको 2x + 1 भी कह सकते हो। ठीक है, या 2x - 1 भी कह सकते हो, तो ये बनेगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। नाउ लुक एट दिस, इसमें से अब हम क्या करेंगे, इसको sin x में डाल देंगे, sin x + 3 इज इक्वल टू 0, और ये 2 sin x - 1 इज इक्वल टू 0। ये चेक कीजिए, sin x इज इक्वल टू -3, लेकिन हमें क्या पता है, साइन फंक्शन की रेंज पता है, कहां से कहां तक है, -1 to +1 तक, अंडर द क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट sin x इज इक्वल टू, ये -1 ट्रांसफर कर दो, ये 2 इसके डिवीजन में, तो कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, सिर्फ एक सोल्यूशन फिलहाल हम देख रहे हैं, सॉरी एक सोल्यूशन में एक जो यहाँ पर आता था वो कैंसिल हो गया, मतलब कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है साइन फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये रेंज में नहीं है, लेकिन ये रेंज में है, तो ये sin x इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू रेंज में है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो sin 1/2 दो एंगल के लिए होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चेक किया था, 1/2 होता है एक तो π/6 के लिए, नहीं तो फिर पाई माइनस मतलब 5 π/6 के लिए। इसको कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, sin π - थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर π/6 पुट कर दी, तो वो π/6 और 5 π/6, मतलब कितने सॉल्यूशंस मिले हमें, 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, देयर आर 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब जो इससे पहले थोड़ा एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको बताया था कि नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, तो वो नो सॉल्यूशन कब आ सकता है, कि जब उसका जो आंसर है वो आंसर उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में ना हो। अब यहाँ पर सपोज ये sin x है, तो sec x इज इक्वल टू सपोज आया है -1 या -1/2, सॉरी sec x इज इक्वल टू आया है -1/2, तो सेक फंक्शन की रेंज हमें पता होनी चाहिए। रेंज क्या होती है, द रेंज फॉर सेक फंक्शन इज r -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to +1, तो -1/2 है। ये माइनस मतलब क्या है, इसके इन बिटवीन जो वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज इस सेक फंक्शन की रेंज के बाहर है, वो रेंज में नहीं आते हैं, दोज आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज ऑफ सेक फंक्शन। तो इसमें -1 to 1 जो है वो नहीं है, मतलब ये -1/2 मतलब -½ वो इसके इन बिटवीन आता है। तो क्या इसको सोल्यूशन पॉसिबल है क्या, नहीं। सो यहाँ पर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने साइन का लिया है, ऐसे सेक का भी आ सकता है, कोसेक का आ सकता है, कॉट का आ सकता है, टैन का आ सकता है, कॉस का भी आ सकता है। ठीक है, तो उस तरह से हमें एग्जांपल्स के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उसकी जो रेंजेस है उनके रेंजेस के लिए हमें यहाँ पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उनकी रेंजेस हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार एक क्विक में हम उसके रेंजेस रिवाइज कर लेते हैं। साइन और कॉस की जो रेंज है वो है -1 to +1 अंडर द क्लोज्ड इंटरवल। टैन और कॉट के जो रेंजेस है वो है r दोनों के भी, और साइन कोसेक सॉरी कॉस और कोसेक और सेक के जो रेंजेस है वो है r -1 to 1। साइन और कॉस, टैन और कॉट, और सेक और कोसेक, ये दोनों के, ये दोनों तीनों के फंक्शन के जो मैंने आपको यहाँ पर रेंज बता दिए है, ये रेंज आपको याद रहेंगे तो ये सॉल्यूशन का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो या परफेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यही एग्जांपल थोड़ा एडवांस करके क्या पूछा जा सकता है इसमें, जैसे कि हमने क्या किया, ये जो है यहाँ पर रेंज 0 to 2π कंसिडर की। ये जो हमने आपको बताया कितने सॉल्यूशंस आई है, 2 सॉल्यूशंस। रेंज क्या कंसिडर किया हमने, 0 to 2π। अगर इसमें हम रेंज कंसिडर करें 0 to 3π, 0 to 3π, देखिए क्वाड्रेंटल सिस्टम में यहाँ पर ये 0 है, ये पाई, ये 2π, और अब ये 3π है। सो 3π के लिए हमें 0 to 3π के लिए हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं।
तो 0 to 2 पाई तक तो हमें पता है, 0 to 2 पाई तक कितने सॉल्यूशंस मिले हैं, 2। फंक्शन कौन सा है, साइन। साइन फंक्शन के कितने पॉजिटिव वैल्यू आते हैं, 2 पॉजिटिव वैल्यू आते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब हम 0 to 3 पाई के लिए सॉल्व करते हैं तो फिर से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हमारा उसमें इंक्लूड किया जाता है। देखिए 0, फिर यहाँ पर आए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइकवाइज 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 to पाई टू 3 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 to 2 पाई। ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए एक बार एक रोटेशन में, मतलब 0 to 2 पाई में। अब क्या है, यहाँ पर 0 to 3 पाई है, 3 पाई मतलब फिर से यहाँ पर ये पाई बाय 2 और ये इसका मल्टीपल आ गया, पाई का मल्टीपल, ठीक है। मतलब ये जो रोटेशन या जो रेंज हमें कंसिडर करनी है, उस रेंज में 2 बार फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है और 2 बार सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिल जाएंगे हमें यहाँ पर, इन ऑल पहले राउंड के पहले रोटेशन के 2 और इस सेकंड रोटेशन के, मतलब ये एक और 2 फिर से, मतलब 2 ऐड हो जाएंगे तो मतलब मिलेगा 4। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे इसके, 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज आपको ये फिर आगे 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इसमें भी आपको ये कंसिडरेशन करके सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है किसी भी फंक्शन के लिए। अब सपोज cos इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू, सपोज आपके पास कोई एक माइनस निगेटिव में वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, उसमें चेक करोगे कि इसी रेंज के लिए, मतलब 0 to 3 पाई, इसी रेंज के लिए cos फंक्शन निगेटिव कितने कितने क्वाड्रेंट में होता है। तो एक तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसके निगेटिव कितने वैल्यूज आ सकते हैं, तो 3 उसके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं हमें, ठीक है। 3 सॉल्यूशंस मिल सकते हैं उसके, क्योंकि 3 बार वो निगेटिव वैल्यू दे सकता है। लेकिन उसमें भी क्या चेक करना है हमें, जैसे यहाँ पर चेक किया था sin x इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू मतलब वो भी कौन सी वैल्यू है, रेंज के बाहर की वैल्यू। अगर वैसे ही यहाँ पर अगर cos x इज इक्वल टू कोई निगेटिव वैल्यू होती है, तो उसमें वो जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना है। पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर चेक करो कि ये जो है, पहले हम जो सॉल्व करते हैं वो 0 to 2 पाई, मतलब पहले क्वाड्रेंट के लिए, पहले एक रोटेशन के लिए सॉल्व करते हैं। और अगर उसमें कुछ चेंजेस किए गए कि 0 to 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, रेंज में अगर फर्क है तो वो रेंज के अकॉर्डिंगली आपको वो क्वाड्रेंटल सिस्टम में चेक करना है, बस, ठीक है। कितना सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज। हमें यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज देखने हैं थीटा के, उसकी रेंज दी गई है 0 to पाई। रेंज ऑफ थीटा हियर इज 0 to पाई। इससे पहले वाले एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था 0 to 2 पाई का होगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 to 3 पाई का होगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा। यहाँ पर हमें क्या है, 0 to पाई रेंज गिवन है। और जो फंक्शन है हमारे पास, या जो इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन कुछ इस तरह है, साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 7 थीटा। अब इस तरह के जो इक्वेशन है और इसको इक्वल टू किया गया है 0 के साथ, इक्वेट किया गया है 0 के साथ। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें चेक करने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नंबर के फॉर्मेट में ना होते, वो एंगल के फॉर्मेट में है कि वो एंगल उसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब देखिए इसमें हमें सारे के सारे ऑप्शंस में आपको बता रहा हूं। पहला ऑप्शन है 2 पाई बाय 9, फिर 5 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9। तो हमें चेक करना है कि पहला एंगल क्या आ सकता है। जैसे आप सॉल्यूशन निकालोगे, उस सॉल्यूशन में पहला एंगल अगर आपका 2 पाई बाय 9 है तो आपको ए, बी और सी, ये 2 ऑप्शन आपको चेक करने हैं, ठीक है। मतलब जो ऑप्शन 2 पाई बाय 9 वाले हैं वही ऑप्शन आपको चेक करने हैं, बाकी के एक ऑप्शन आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद जो अपकमिंग एंगल होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको जाना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ये साइन सी प्लस साइन डी का एक्सपेंशन होता है। तो ये साइन सी प्लस साइन डी मतलब क्या होता है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। और यहाँ पर ये चेक करते ही आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एडिशन करने के बाद ये जो एंगल कंसिडर करने वाले, कितने एंगल है यहाँ पर, एक थीटा है, दूसरा 4 थीटा है और तीसरा 7 थीटा है, ठीक है। एक थीटा, दूसरा 4 थीटा, तीसरा 7 थीटा। 3 एंगल्स में से ऐसे ही एंगल की पेयरिंग साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी के लिए करनी है, जिनकी एडिशन करने के बाद हमें इवन नंबर मिले और सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी हमें इवन नंबर मिले। अगर पॉसिबल है तो वैसा करो, अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा जैसे बाय मेथड, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबल है तो वो देखो, अगर ये 1 मतलब फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल ऐड करे तो 5 थीटा बनता है, इवन नंबर नहीं है, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 4 माइनस 1 मतलब वो भी इवन नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी
ये जो फर्स्ट और थर्ड है मतलब थीटा और 7 थीटा है, इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। 1 + 7 इज 8 एंड 7 - 1 इज 6। तो उस केस में क्या मिलेगा हमें, इसका एक्सपांशन हम यूज करेंगे 2 × sin c + d/2। 1 + 7 मतलब 8/2 मतलब ये हो गया 4 थीटा इंटू cos c - d/2 मतलब 1 - 7 मतलब -6 -6/2 मतलब -3 और -3 थीटा इस किसके साथ है, cos के साथ। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो यहाँ पर ये हो गया cos 3 थीटा प्लस ये sin 4 थीटा इज इक्वल टू है 0। देखिए इस साइड में ये जो 2 है, ये 2 इस 0 के डिवीजन में चला गया मतलब 0। फिर ये दोनों टर्म्स में से sin 4 थीटा हम कॉमन निकालेंगे, तो ये sin 4 थीटा इन ब्रैकेट cos 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब ये जो है इस केस में क्या हो जाएगा, दो यहाँ पर हमें रूट मिल गया, एक तो sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें ये अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा गलती ये हो गई कि ये 2 जो है ये हम इधर भेज ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म एडिशन में ऑलरेडी बैठा है, इसलिए हम ये 2 जो है वो इधर में भेज सकते, तो उसको यहाँ पर में हम यहीं पर हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0। साइन फंक्शन 0 कब होता है, साइन फंक्शन 0 होता है सबसे पहले तो हमें पता है 0 के लिए। तो sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो हमारे पास गिवन रेंज है इसकी 0 पाई, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मतलब 0 और पाई उसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, तो ये जो है 0 और पाई ये तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। इतना तो समझ गए हम कि 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें वो कंडीशन नहीं दी गई है कि इसका जो रेंज है वो रेंज जो है वो 0 to पाई है, दैट इज ओपन इंटरवल, इसलिए यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर ये cos 3 थीटा इज इक्वल टू, इसको चेंज करेंगे, ये cos 3 थीटा इज इक्वल टू बनेगा -1/2। cos फंक्शन इज नेगेटिव, cos फंक्शन इज नेगेटिव फॉर विच एंगल, वी नो दैट cos फंक्शन इज नेगेटिव फॉर, अब ये 3 थीटा, देखिए अगर cos थीटा होता है तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, ये तो हमें सॉल्व करना आ ही जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ये क्या है, 3 थीटा है, 3 थीटा मतलब थीटा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीपल एंगल है। cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, मतलब यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास यहाँ अगर 0 और पाई ये जो हमारी वैल्यू है, या ये जो हमारा एंगल है, या ये जो गिवन हमारी रेंज है, सबसे पहले यहाँ जो 4 थीटा है इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो दैट रिस्पेक्टिव 4 थीटा बिलोंग्स टू 4 into 0 is 0 and 4 into पाई is 4 पाई, ठीक है। तो थीटा अगर 0 to पाई है तो 4 थीटा कहां से कहां तक चला जाएगा, 0 to 4 पाई तक, और अगर यहाँ पर ऐसा है तो थीटा कहां तक जाएगा, 0 to 3 पाई। मतलब ये जो फंक्शन है इसका जो हमें सोल्यूशन निकालना है वो किस रेंज के लिए आएगा, वो इस रेंज के लिए आएगा 0 to 3 पाई के लिए। तो 0 to 3 पाई के लिए उसका सोल्यूशन हमें चाहिए। 0 to 3 पाई में अभी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंटल सिस्टम में जाएंगे। क्वाड्रेंटल सिस्टम में cos फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी निगेटिव, मतलब -1/2, और -1/2 वैल्यू हमें पता है कौन कौन से एंगल के लिए होती है या किस क्वाड्रेंट में होती है, cos फंक्शन के सेकंड एंड फोर्थ। एंगल कौन सा है, 0 to 3 पाई, ये 0 है, फिर पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। तो ये एक रोटेशन के लिए यहाँ पर 1, ये 2, ठीक है। सॉरी क्या है हमारा, cos फंक्शन निगेटिव है, cos फंक्शन निगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो यहाँ पर ये फर्स्ट निगेटिव, ये सेकंड वाली वैल्यू निगेटिव आएगी, और फिर उसके बाद 3 पाई तक जाने के लिए यहाँ पर फिर से 3, मतलब ऐसे 3 यहाँ पर एंगल्स, 3 क्वाड्रेंट से जहाँ पर हमारा सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर निगेटिव आ सकता है। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे, cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, तो यहाँ पर सबसे पहला आएगा हमारा माइनस वैल्यू, माइनस cos π/3 इज इक्वल टू, माइनस cos फंक्शन का होता है, एक तो पहली वैल्यू मिलती है cos π - थीटा, फिर दूसरी वैल्यू मिलती है cos π + थीटा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दूसरे रोटेशन में भी ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे cos 3π - थीटा, cos 3π - थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, π/3। ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, π/3 करेंगे, तो यहाँ पर ये π - π/3 इज इक्वल टू देखिए 2π/3। अब इसमें भी एक
क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सोल्यूशन किसका निकाल रहे हैं, हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं 3 थीटा का। सोल्यूशन किसका निकाल रहे हैं हम, 3 थीटा का। ठीक है, तो 3 थीटा का सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सोल्यूशन किसके लिए आया, अगर ये सपोज थीटा इज इक्वल टू रहता था, जैसे यहाँ पर ये कॉस थीटा, ये जो है ये कॉस थीटा इज इक्वल टू रहता था तो ये 2π/3 आंसर करेक्ट था। लेकिन ये सोल्यूशन किसका आया है अभी, 3 थीटा का, तो ये जो मल्टीपल वाला 3 है ये इसके डिवीजन में आ जाएगा, मतलब 2π/9 ये हमारा पहला सोल्यूशन रहेगा। फिर पाई माइनस थीटा का हो गया, अब पाई प्लस थीटा का करो, पाई प्लस थीटा मतलब ये हो जाएगा हमारा 4π/3, और ये सॉल्यूशन किसका है, फिर से 3 थीटा का है, तो इसके भी मल्टीप्लीकेशन में जो 3 है वो यहाँ पर आके डिवीजन में चला जाएगा, मतलब 2π/3 2π/9 एंड 4π/9। तो 2π/9 और 4π/9 वाले जो हमारे ऑप्शन है उसमें हम चेक करेंगे, तो 2π/9 4π/9, इस 4π/9 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है वहां पर, दैट इज ऑप्शन ए, इसलिए हमें ये पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर सपोज आपको ये इस तरह से पूछा गया होता कि कौन सा सॉल्यूशन इसमें हम चेक कर सकते हैं या कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर बोल दे देते हैं कि इस पर्टिकुलर के लिए हमें टोटल इन ऑल 6 सॉल्यूशंस मिलते थे। कितने सॉल्यूशंस मिलते थे, 6 सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में 6 सॉल्यूशंस मैंने आपको बताया कि 6 सॉल्यूशंस क्यों, क्योंकि कॉस के लिए ये 3 मिल रहे हैं और साइन में 0 to π है, तो साइन की वैल्यू 0 है, मतलब 4 थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 0 इक्वेट करें तो वो तो पहले 0 हो गया, फिर और सब 0 वैल्यू किसके लिए आने वाली है, हमें पता है कि ये पाई के लिए आ सकती है, फिर ये 2π के लिए आ सकती है, फिर ये 3π के लिए आ सकती है, और ये 4π के लिए भी आ सकती है। 4π के लिए क्यों जा रहा हूं मैं, क्योंकि 4 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है, 0 to 4π के लिए। 0 तो छोड़ दो, 0 का कोई यहाँ पे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ का 4 थीटा जो है इसको इक्वल टू थीटा करना है, तो ये हो गया π/4, फिर 2π/4, फिर यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो यहाँ देखिए ये फिर 2 2 4, और ये 4π, यहाँ पर मैं 4π क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, 0 और पाई को एक्सक्लूड करना था, इसलिए यहाँ पर भी जो 0 है वो और जो 4π आएगा वो, इसको हमें एक्सक्लूड करना है, तो ये π/2 एंड 3π/4, ये 3 इसके सोल्यूशन साइन के लिए, और 2π/9 4π/9, और जो 3π माइनस आंसर आएगा 3π माइनस π/3, मतलब ये 9, 8π/9, so 8π/9 4π/9 2π/9 π/4 π/2 एंड 3π/4, ये हमारे यहाँ के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 6 सॉल्यूशंस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से याद रखो, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सीईटी में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज की गई है। इससे पहले जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें पूछे गए थे, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के जो एग्जांपल है वो एकदम इजी लेवल के थे, अब ये जो है ये थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इसमें बढ़ाई गई है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की हमें और प्रैक्टिस चाहिए। Now look at next question. इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा इससे पहले हुआ था। क्वेश्चन है sin 5x प्लस sin 3x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। अब इसमें करना क्या है, ये हमारा एक इक्वेशन गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ x अदर देन 0 लाइंग इन बिटवीन 0 is less than or equal to x and is less than or equal to π/2। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन बिटवीन द रेंज 0 to π/2। 0 to π/2 के बीच में हमें रेंज निकालनी है जिसका x की वैल्यू क्या हो सकती है, अदर देन 0, मतलब ये इक्वल टू 0 नहीं आ सकता। अब इस केस में देखिए, इससे पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि हमें ये जो है इस तरह के एग्जांपल्स में सॉल्व करने के लिए ऐसे कंपोनेंट की जरूरत है जिसमें हम उसकी एडिशन करके इवन या इवन नंबर ला सके। ठीक है, तो उसमें अगर हमें इवन नंबर मिलता है तो इसमें क्या होगा, देखिए ये अब ये 5 + 1 6 इवन है, 5 - 1 4 इवन है, 3 + 1 4 इवन है, और 3 - 1 2 ये भी इवन ही है। लेकिन अगर हम इसमें ये फर्स्ट क्वांटिटी और ये थर्ड क्वांटिटी, इसमें अगर हम sin c + sin d का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलती है टर्म, वो 5 + 1/2, मतलब वहां पर 3x टर्म मिल सकती है, इसलिए हम इन दोनों में sin c + sin d का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है वो हमारा फॉर्मूला, 2 × sin c + d/2, मतलब 6/2, डायरेक्टली मैं इसको 3x लिख सकता हूँ, इंटू cos
c माइनस मतलब 5 माइनस 1 दैट इज 4 बाय 2 मतलब ये 2x प्लस ये साइन 3x इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन निकाल लो, यहाँ पर मिल जाएगा आपको साइन 3x इन ब्रैकेट 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन 3x इज इंटू 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें ये आंसर या ये जो है ये पर्टिकुलर हमें मिला है। तो यहाँ पर भी हमें x की रेंज दी गई है कि x इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक रूट मिलेगा हमें कि साइन 3x इज इक्वल टू 0 और दूसरा रूट यहाँ पर मिला 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन फंक्शन इज इक्वल टू 0, सो साइन 3x इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर एंगल 0 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में ही हमें बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x अदर देन 0, मतलब x की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं आ सकती है। बचा ये होगा cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 0 टू पाई बाय 2, यहाँ इसमें 0 टू पाई बाय 2 में माइनस 1/2 हमें चाहिए था, लेकिन माइनस 1/2 हमारे पास आ सकता है क्या, तो नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो एंगुलर वैल्यू है वो एंगुलर वैल्यू हम चेक करेंगे। वो क्या मिलेगा हमें, माइनस ये हो गया cos 1/2 मतलब पाई बाय 3। तो माइनस कॉस पाई बाय 3 कब आता है, पहली वैल्यू वो होती है पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब यहाँ पर ये हो गया 2 पाई बाय 3। 2x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, पाई बाय 3। सो आंसर इज पाई बाय 3, जो कि ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x cos 3x is equal to sin 3x into cos 5x in the range भी गिवन है हमें यहाँ पर क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाय 2। इस रेंज में हमें इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है वो निकालना है। इस तरह के एग्जांपल फिर से हम बैक टू द 11th 2 की एडजस्टमेंट करनी है और ये बनता है हमारा फिर डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। 2 cos 3x into sin x is equal to 2 cos 5x into sin x। जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूले 11th में पढ़ाते वक्त कहा था कि cos की टर्म अगर बड़ी है तो वो दो टर्म्स एडिशन में है, और sin की टर्म अगर छोटी है तो वो टर्म्स निगेशन में, मतलब उसका सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर cos a cos b 2 into cos a sin b ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, और वो फॉर्मूला यूज करते हमें एक्सपेंशन क्या मिलता है या किसके लिए वो आता है, तो वो बनता है हमारा sin c और मतलब साइन a प्लस बी बाय 2 और साइन c प्लस डी बाय 2। a प्लस बी माइनस यहाँ पर देखिए बाय 2 ने आया था यहाँ पर साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब a की वैल्यू हमारे पास 3 और b की वैल्यू x, तो ये इसे डायरेक्टली मैं साइन 4x कर दूंगा, माइनस साइन 3 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर क्या हो गया ये साइन 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वो सेम कंटेंट है क्योंकि cos का फंक्शन देखिए, cos फंक्शन के साथ जो एंगल है वो ग्रेटर है, sin के साथ जो है वो स्मॉलर है। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला sin a प्लस b मतलब 5 प्लस 3 इज 8x और माइनस 5 माइनस 3 कितना हो गया ये 5 माइनस 3 मतलब 2x। ठीक है, अब दोनों साइड में आप देख पा रहे हो कि साइन माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x दोनों साइड में कॉमन है, दोनों साइड का वो कैंसिल कर दिया। ये जो 4x है उसको दूसरी साइड भेज दिया, तो ये बन गया हमारा साइन 8x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। तो साइन 8x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर मिला है। अब यहाँ पर फिर से फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज कर दो, वो हो जाएगा 2 इंटू साइन, साइन माइनस साइन है ना, तो साइन माइनस साइन इसलिए cos फंक्शन यहाँ पर आएगा cos ऑफ 8 प्लस 4 मतलब 12 बाय 2 आप करोगे तो ये 6x हो जाएगा, और 8 माइनस 4 मतलब 4। ठीक है, साइन 4 बाय 2 मतलब ये 2x इज इक्वल टू 0। सो 2 cos 6x इंटू साइन 2x इज इक्वल टू 0, ये हमारे यहाँ पर जो भी है वो इक्वेशन मिला। अब यहाँ पर एडिशन में कोई भी टर्म नहीं है, तो ये 2 जो है वो हम 0 के डिवीजन में लेके जा सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर जो रूट्स है वो रूट मिले cos 6x इज इक्वल टू 0 एंड साइन 2x इज इक्वल टू 0। अंडर द रेंज क्या है 0 टू पाई बाय 2, तो 0 टू पाई बाय 2 है, मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, cos फंक्शन की 0 वैल्यू कब आती है, सबसे पहली वैल्यू आती है पाई बाय 2 के लिए 0, और साइन फंक्शन की वैल्यू 0 कब आती है 0 एंगल के लिए। तो 0 और पाई बाय 2 ये तो हमारे ऑप्शंस में रहने ही वाला है, मतलब ये हमारा सोल्यूशन उसका आने ही वाला है। वी नो दैट यहाँ पर cos फंक्शन 0 आता है, ये तो पाई बाय 2 के लिए आता है। फिर हमें क्या है, फिर एंगल जो है वो मल्टीपल एंगल है ना, एंगल मल्टीपल एंगल इसलिए इसको भी मल्टीपल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें चेक करने वाली बात ये है कि cos फंक्शन की इन जनरल वैल्यू 0 कब आती है, तो वो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2
और साइन फंक्शन की वैल्यू 0 कब होती है, तो वो फॉर ईच मल्टीपल, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब वो 0 हो, पाई हो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, लाइकवाइज ये होता है। अब यहाँ पर ये जो एंगल मिला या जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन किसके लिए है हमारे पास, 6x के लिए, और ये जो सोल्यूशन है वो किसके लिए, 2x के लिए। ठीक है, तो ये 6x और 2x के लिए हमारे पास सोल्यूशन है, तो ये 6x और 2x इसको हमें वैसे रिस्पेक्टिवली चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये जो है ये यहाँ पर x इज इक्वल टू हम सोल्यूशन निकालेंगे 2n+1 इंटू पाई बाय 12, और यहाँ पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई बाय 2। अब n पाई बाय 2 है, n पाई बाय 2 मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर एक ही बार आया है। यहाँ पर देखिए फिर अभी साइन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 0 है, वो एक तो वैल्यू 0 के लिए आई, और दूसरी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, पाई बाय 2 प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू 1 पुट करते ही यहाँ पर पाई बाय 2, मतलब यहाँ से दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब ये पाई बाय 12 की तरफ आते हैं, पाई बाय 12 की ऐसी वैल्यू या ऐसा मल्टीपल जो 0 टू पाई बाय 2 के बीच में हो। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू 0 पुट करो तो ये पाई बाय 12 आ जाएगा, मतलब ये पाई बाय 12। इसकी वैल्यू 2 पुट कर दो। ठीक है, तो 2 पाई बाय 12 मतलब पाई बाय 6 होता है ना, तो 2 पाई बाय 12 मतलब पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 12 फिर उसके पाई बाय 6 की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन फिर 3 पाई बाय 12 आप करोगे, फिर 4 पाई बाय 12। ठीक है, 4 पाई बाय 12 मतलब क्या होता है, वो पाई बाय 6 वो तो नहीं है, फिर 5 पाई बाय 12, हमें मल्टीपल ऑफ पाई बाय 12 ही चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5, ये 5 उसके सोल्यूशन आएंगे। कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, फिर टोटल 5 सोल्यूशन। यही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल मतलब यहाँ पर 0 पुट करोगे तो पाई बाय 12 आएगा, 1 पुट करोगे तो 2 + 1 3 पाई बाय 12 आएगा, 3 पुट करोगे, सॉरी 2 पुट करोगे तो 2 × 4 + 1 5 पाई बाय 12 आएगा। ठीक है, जैसे आप इसको 6 मतलब 6 करने के लिए देखोगे तो ये 3 पुट करोगे, 3 × 6 + 1 7 पाई बाय 12, ये जो वैल्यू है ये पाई बाय 2 या इस पर्टिकुलर के लिए हमारे पास वो नहीं आ सकती, क्योंकि 6 पाई बाय 12 मतलब होता है पाई बाय 2, और हमें किस रेंज में चाहिए था, 0 टू पाई बाय 2 के रेंज में चाहिए था। इसलिए ये 3 सॉल्यूशंस आएंगे और ये 2, इन ऑल 5 सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का भी एग्जांपल हमें करना है, ये भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक अल्फा है जो कि गिवन इक्वेशन है 25 cos² थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है। रूट है मतलब क्या है, हम थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो cos² 25 cos² अल्फा 5 cos अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जिसमें अल्फा की रेंज हमें गिवन है जो कि है अल्फा ग्रेटर देन पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई, मतलब अल्फा की वैल्यू अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, अल्फा यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और हमें यहाँ पर sin 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मतलब डबल एंगल जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो गिवन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो उसके फैक्टर्स अगर आप देखो तो ये 25 × -12 है, इसका जो प्रोडक्ट है 25 × -12, उसके ऐसे फैक्टर्स हमें चाहिए जिसकी सब्ट्रैक्शन में एडिशन जो हो वो कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमें वैसे चाहिए, तो 5 के फैक्टर से 5 × 5 और 12 के हम कर सकते हैं 6 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हमें इस तरह से कुछ फैक्टर्स चाहिए, या इसको हम 6 × 2 की जगह पे 4 × 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, सो 5 4 = 20, 5 3 = 15, 20 और 15 ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो 20 और 15 अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो अगली जो स्टेप आएगी वो स्टेप कुछ इस तरह से होगी, या उसकी जो फैक्टर्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि 5 cos अल्फा प्लस 4 इंटू, ये एक फैक्टर मिला हमें 5 cos अल्फा प्लस 4, और दूसरा फैक्टर हमें मिलेगा 5 cos अल्फा 5 cos अल्फा। अब यहाँ पर 5 और 4 है, ठीक है, 5 एंड 5 4 एंड 5 3 तो यहाँ पर ये 25 है, 5 से डिविजिबल इसलिए 5, तो 20 आएगा मतलब 4। ठीक है, फिर से 5 cos अल्फा और ये -12 है इसलिए यहाँ पर ये 4 3 = 12, तो यहाँ पर ये हो जाए, इसके फैक्टर्स मिल गए हमें 5 cos अल्फा प्लस 4 और 5 cos अल्फा माइनस 3। ये तीन ये जो दो फैक्टर्स है, इन दो फैक्टर्स से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम cos अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू -4/5
और cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5। अब cos अल्फा 3/5 पॉजिटिव है, लेकिन हमें अल्फा की रेंज गिवन है कि अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अल्फा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, तो ये वैल्यू हम अल्फा की कंसीडर करेंगे -4/5। विथ रिस्पेक्ट टू दैट, अगर अल्फा -4/5 है तो साइन अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी बाय यूजिंग द रिलेशन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। वो वैल्यू आपको मिलेगी 3/5। 3/5 क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 3, 4, 5, अगर 4, 5 कॉस फंक्शन के आंसर में आता है तो साइन का डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ऊपर का नंबर चेंज हो जाएगा, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो 3, 4 एंड 5 है और सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब साइन फंक्शन पॉजिटिव। तो अब इस फॉर्मूले में वो सारे के सारे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 2 इंटू 3/5 इंटू -4/5, ये हो गया फिर डिवीजन में 25, 4 2 8, 8 3 24, सो -24/5 इज द सोल्यूशन। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन मिला हमें? -24/5, सो -24/25 इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे एग्जांपल्स हमने करवा लिए हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इतने ये भी एग्जांपल्स इंक्लूडेड किए जा सकते हैं, कुछ हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आ सकता है। और कितने रूट्स है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं और कौन से हैं, ये भी हमें यहाँ पर इस टाइप के भी एग्जांपल्स हमने अभी यहाँ पर सॉल्व करवा लिए हैं।